नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए जो लेकर आए हैं, जो हमारा चर्चा का विषय है, और वो चर्चा का जो विषय है वो, जैसे कि हम इससे पहले आपको डिस्कस कर रहे थे, इकोलॉजी, कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी एंड मेजर इकोसिस्टम। अब इस चैप्टर को क्यों चुना है? क्योंकि जो पीजीटी का सिलेबस है और टीजीटी के सिलेबस में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन की भरमार रहती है। तो इस चैप्टर से कल ही हमने आपको इसका जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट था, तो आपने देखा था कि 2013 में यहाँ से 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से उसने उठाए थे। 6, जिसने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, लगभग 27 नंबर उसके सही हो गए, वो मेरिट में जगह बना के निकल गया होगा। वही इसका 2011 में भी यहाँ से खूब क्वेश्चन बने, तो इसलिए इस चैप्टर को हमने टारगेट करके रखा हुआ है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये चैप्टर आपका जीआईसी और आपका पीजीटी के दृष्टि से, ध्यान रखिएगा, जीआईसी और पीजीटी की दृष्टि से 110% इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, 110%, 100% नहीं कहा, 10% एक्स्ट्रा लगाया है, मतलब समझ लीजिए कि बैक बोन है। यहाँ से क्वेश्चन आपको थोक के भाव मिलने वाले हैं। तो चूंकि 17 को एग्ज़ाम है, तो उसी हिसाब से आपको इसकी तैयारी कराई जा रही है। शुरू करते हैं क्वेश्चन, आज का क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक्सट्रीमाइट्स of tail and ear are the relatively short in the animals living in cooler regions as compared to those inhabiting warmer region. This is called। ठंडे प्रदेश में रहने वाले जंतुओं की पूंछ, ध्यान रखिएगा, यहाँ एक वर्ड लगाया ठंडे, तो लिख लिया ठंडे रहने वाले जंतुओं की पूंछ और कान का किनारा गर्म प्रदेश में रहने वाले जंतुओं की तुलना में छोटा होता है। पहले तो ये ले लो, छोटा क्यों होता है इसकी जानकारी ले लेते हैं। छोटा होने का मुख्य जो कारण है, छोटा होने का जो मुख्य कारण है कि ऊर्जा का ह्रास कम हो। क्या हो? ऊर्जा का जो ह्रास है वो कम हो, यानी ऊर्जा बाहर कम निकले और शरीर गर्म बना रहे। ध्यान रखिएगा, इसलिए ऐसा होता है कि जो गर्म प्रदेशों में होते हैं उनके कान और ये बड़े होते हैं। तो ये कुछ रूल्स, नियम दिए हैं, इन वैज्ञानिकों ने कुछ नियम दिया, और पीजीटी बायोलॉजी 2009 में क्वेश्चन बना है, तो नियम दिया। इन नियमों को देख लेते हैं, कितने नियम हैं, उन नियमों की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ आते हैं, आपको सारे नियम हम बताते हैं। बोर्ड ओपन कर लेते हैं अपना। चलिए यहाँ कर लेते हैं, इस जगह चर्चा करते हैं। तो कुछ नियम दिए गए, और नियम कौन कौन से थे उनको एक बार देख लेंगे और ध्यान से सुन लेंगे। तो कुछ आपको नियम दिए गए। नियम पहला कौन सा था? तो पहला जो नियम है इसका है बर्गमैन्स रूल। ध्यान रखिएगा, बर्ग्समैन रूल्स, बर्गमैन रूल्स। ये नियम क्या कहता है वर्क में? इन्होंने कहा था बर्ड्स एंड मैमल्स अटेन ग्रेटर बॉडी साइज इन द कोल्ड रीजन। ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा था कि बर्ड, कौन किसकी बात की थी? चिड़ियों की। बर्ड एंड मैमल्स, बर्ड्स और इन्होंने मैमल्स की बात की थी, मैमल्स। और क्या कहा था? अटेन ग्रेटर बॉडी साइज इन कोल्ड रीजन। इनका जो बॉडी साइज होता है, बॉडी साइज जो होता है वो ग्रेटर होता है। ग्रेटर का मतलब ज़्यादा होता है कोल्डर रीजन में। जो कोल्डर रीजन होता है, ठंडा प्रदेश होता है, वहाँ चिड़ियाँ बड़ी मिलेंगी और जो मैमल्स हैं वो भी बड़े मिलेंगे। तो ये नियम किसका कहलाता है? बर्गमैन्स लॉ या रूल्स कहते हैं। दूसरा नियम दिया गया एलन रूल्स, जो कि अभी हम बताया था, एलेंस रूल्स। एलन रूल्स में क्या कहा गया? तो एलन रूल्स में क्या कहा गया? टेल, स्नट एंड ईयर आर स्मॉलर इन कोल्डर रीजन। यहाँ इन्होंने कहा कि टेल पूंछ और ईयर और स्नट, स्नट का मतलब समझते हो? स्नट का मतलब थूथुन जिसे बोलते हैं, स्नट। ये क्या कहा था? स्नट। ये क्या होता है? जो कोल्डर रीजन होता है, कोल्डर का मतलब ठंडे प्रदेश होते हैं, वहाँ ये की संरचनाएं कैसी होती हैं? स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं। कैसी होती हैं? छोटी होती हैं। तो 2 रूल्स हो गए, और ये वाला रूल्स आपका 2013 में सेम टू सेम क्वेश्चन बना है। अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, नया नियम क्या कह रहा है। तो नए नियम की तरफ चलते हैं, और दो तीन नियम हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा हमें लगता है ज़्यादा बड़ा है, ये छोटा कर लेते हैं।
अब सही है, बहुत बड़ा था ये। और अब नेक्स्ट रूल आता है, जॉर्डन्स रूल बोलते हैं। नेक्स्ट रूल्स को हम क्या बोलते हैं, जॉर्डन रूल्स के नाम से जानते हैं। तो ये यहां कर लेते हैं ऐसे, जॉर्डन रूल्स। जॉर्डन रूल्स, ये जॉर्डन रूल्स क्या कहता है? तो जॉर्डन रूल्स में कहा गया, फिशेज इन द कोल्ड वाटर पजेस मोर वर्टिब्री देन दोज लिविंग इन द वार वाटर। इन्होंने कहा था कि जो फिशेज होती हैं, मछलियां होती, उनमें वर्टिब्री, वर्टिब्री की बात कर रहा है। वर्टिब्री का मतलब समझ लो, जो रीढ़ की हड्डी होती है, हमने वर्टिब्री पाई जाती हैं, इसकी बात कर रहा है। वर्टिब्री कैसी होती हैं? ज़्यादा होती हैं। यहाँ वर्टिब्री कैसी होती हैं? मोर होती हैं। किसकी अपेक्षा? गर्म प्रदेश में रहने वाली मछलियाँ। उन्होंने कहा था जो कोल्ड रीजन में मछलियाँ रहती हैं उनमें वर्टिब्री ज़्यादा होती हैं, और किसकी? गर्म प्रदेशों में रहने वाली मछलियों की अपेक्षा। नेक्स्ट एक रूल दिया गया, ग्लोगर रूल्स। ये नियम क्या कहलाता है? इन्होंने कहा था वर्म ब्लडेड एनिमल ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज हैव मिलेनिन पिगमेंट इन अबाउंडेंस। उन्होंने कहा था जो गर्म प्रदेशों में या गर्म क्षेत्रों में रहने वाले जो जीव होते हैं, क्षेत्रों में रहने वाले जो जीव होते हैं, उनमें मिलेनिन ज़्यादा पाया जाता है। मिलेनिन का मतलब समझते हैं, सांवला रंग ज़्यादा होता है, मिलेनिन ज़्यादा पाया जाता है। तो ये किसने दिया था? ग्लोगर्स रूल्स, इसे ग्लोगर रूल्स के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से बर्गमैन ने क्या कहा था, फिर सुन लिए, बर्गमैन ने हमसे क्या कहा था? तो बर्गमैन ने कहा था कि जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं, यानी पक्षी और जो स्तनधारी होते हैं, उनका जो बॉडी साइज होता है वो जो कोल्ड रीजन में जो रहते हैं उनमें बड़ा होता है। एलन ने कहा पूंछ और थूथुन और कान, ये कोल्डर रीजन में जो जंतु रहते हैं उनके छोटे होते हैं। फिर जॉर्डन ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था जो सर्दी वाले क्षेत्रों में या ठंडे प्रदेशों में मछलियाँ होती हैं उनमें वर्टिब्री ज़्यादा होती हैं। और ग्लोगर ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि जो गर्म प्रदेश वाले जीव होते हैं उनमें मिलेनिन ज़्यादा होता है। तो ये रूल्स हैं, कोई रूल्स आपको नहीं बताएगा। और क्वेश्चन बना है तो यहाँ हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं आपको लगे कि सर यहाँ आलतू फालतू की। देखिए चारों रूल हैं, जॉर्डन, बर्गमैन, ग्लोगर और एलन, चारों रूल दिए। और ये रूल तब क्या सही कर पाओगे जब चारों पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2009 में देखिए ये क्वेश्चन बना है, और ये क्वेश्चन फिर 2009 में बना है। ग्रीन प्लांट फॉर्म, हरे पौधे बनाते हैं। तो हरे पौधे क्या होते हैं? शुरुआत में होते हैं। ऐसे ही यहाँ से इससे देख लेते हैं, ये हमारा मान लेते हैं पिरामिड है, और ये हरे पौधे लगे हैं। ये किसका काम करते हैं? फोटोसिंथेसिस का। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये कौन सा लेवल बनाएंगे? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 2009 में फिर एक क्वेश्चन आया। ये कितने क्वेश्चन बने? 3 दिखे आपको। ट्रॉफिक लेवल्स आर फॉर्म बाय, पोषण रीति बनती है। पोषण रीति या ट्रॉफिक लेवल किससे बनते हैं? तो ट्रॉफिक लेवल फिर आपको वही संरचना आपको बनाएंगे। इसमें क्या होता है? पहले तो आते हैं प्रोड्यूसर, फिर आते हैं कंज्यूमर फर्स्ट, फिर कंज्यूमर सेकेंड, अगर आए तो डिकम्पोजर आए, नहीं देते हैं यहाँ। तो यहाँ क्या होगा? केवल पौधे नहीं, पूरा कह रहा पूरा ट्रॉफिक लेवल किससे बनता है? एक से नहीं बनेगा, जंतुओं से नहीं बनेगा, मांसाहारी से नहीं, मतलब सब हो, आहार श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़े जीवों द्वारा। ये सही है, क्योंकि सब मिलकर ही बनाते हैं। तो ऑप्शन हम इसका डी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है WWF एन हैज लोगो ऑफ द कंजर्वेशन, 2009 में बना। ये कितना, कौन सा क्वेश्चन है? चौथा, मतलब चौथा। 4 क्वेश्चन अभी आपको दिखे तुरंत। WWFN किसके संरक्षण हेतु संकेतक है? बताइएगा। लोगो ऑफ द कंजर्वेशन, इसका लोगो क्या है? तो जियांट पांडा है। क्या है? जियांट पांडा, जाइंट पांडा या जियांट पांडा बोलते हैं। इसका चित्र देख लो, इसका चित्र हमने आपके लिए लगा कर रखा था। कहाँ चला गया भाई पांडा? ये है, ये हमें लगता है दूसरी जगह का आ गया, बगल का। ये आप देख रहे होंगे,
ये WW वर्ल्ड वाइड जो फंड फॉर नेचर है पूरा फूंस देते हैं, WWEN लिखते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या है ये क्वेश्चन बनता है। और आपको इसलिए भी चीज़ें दिखाई जाती हैं क्योंकि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सब कुछ तो ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर हमारे पढ़ाने का मतलब ही खत्म हो गया। तो यहाँ क्या है, जियांट पांडा है, ये पांडा का चित्र इसका लोगो है। इसको पूरा फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यहाँ एक्चुअली में एन भी लगा रहता है। तो ये है, ये अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, क्लियर हो गया होगा। तो ये है लिखा हुआ, एन लिखा हुआ नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर ये है। और इसका क्या है, जियांट पांडा है। और देखिए रेड पांडा भी दिया है, पोलर भालू भी दिया है, टाइगर भी दिया है। यहाँ अक्सर कंफ्यूजन हो सकता है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नया क्वेश्चन हमसे कह रहा है द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ एल्गी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन ए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। एक ताजे पानी वाले पारिस्थितिक तंत्र की सतह पर शैवालों के विकास के लिए सबसे प्रभावी सीमांत कारक कौन होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से उसने कहा है एक ताजे पानी वाले पारिस्थितिक तंत्र की सतह पर शैवालों के विकास के लिए सबसे प्रभावी सीमांत कारक कौन होगा। आप लोग आंसर करिएगा। इसका थोड़ा सा आंसर कंफ्यूजिंग है, मगर हम इसका आपको सही आंसर भी उपलब्ध कराएंगे। देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। तो इसमें दो आंसर हो सकते हैं। एक तो वाटर लिमिटिंग फैक्टर का कार्य कर सकता है, क्या कर सकता है, लिमिटिंग फैक्टर का कार्य कर सकता है, और दूसरा सनलाइट लिमिटिंग फैक्टर का कार्य कर सकता है, तो क्या कार्य कर सकता है। तो इसमें दो ऑप्शन होंगे, मगर हम इसको जल मानकर चलते हैं और इसके दोनों ऑप्शन होंगे। इसको आप भी जरा क्लियर करिएगा, इसका सटीक आंसर क्या होगा, बी लगाया जाए या डी लगाया जाए। दोनों आंसर आप बताइएगा। तो इनमें से कौन सा सटीक आंसर होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम आप पर भी छोड़ देते हैं जो कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। क्योंकि अब हम पूरा डाटा कहीं से हमें रखा तो है नहीं कि हम बिल्कुल सेम टू सेम बता दें। तो ये है, और ये पीजीटी बायोलॉजी 2005। आप कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर कमेंट्स करिएगा, इसका आंसर बी लगाया जाए या डी सही किया जाए, दो में से कौन सही किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक्स आर कंप्लाइड बाय, लाल आंकड़े संबंधी पुस्तक संकलित की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जो कंजर्वेशन है इसके द्वारा संकलित की जाती है। ध्यान रखिएगा, इस बुक के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ देते हैं कभी कभी जो IUCN का। तो IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल लिखने में टाइम लगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। इनका फुल फॉर्म होता है, फिर से सुन लीजिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज होता है, ये इनका फुल फॉर्म होता है। अब इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो मार्गेज स्विट्जरलैंड में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। और ये जो बुक है, रेड डाटा जो बुक है, ये जो IUCN है ये पब्लिश करती है। और इसमें जो कई कैटेगरीज हैं ABCDE, इतनी कैटेगरी हैं, कितनी है, ABC और D और E, इतनी कैटेगरी इस पुस्तक में हैं। तो एक कैटेगरी में इंडेंजर्ड को रखा गया है, किसको रखा गया है, इंडेंजर्ड को रखा गया है। चलिए बोर्ड पे ले चलते हैं, आपको तब समझ में आएगा, क्योंकि मज़ा नहीं आता बिना समझाए। ये है, कितनी कैटेगरीज रखी गई हैं, 4। ए में कौन सा रखा गया है, ए में रखा गया इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड, इसको ई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड। ई का पहला चलेगा इंडेंजर्ड। स्पीसीज हुज नंबर हैव बीन रिड्यूस्ड टू ए क्रिटिकल लेवल एंड आर द इमीडिएट डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। इसमें वो जातियां रखी गई हैं जिनकी संख्या बहुत कम है और वो कभी भी विलुप्त हो सकती हैं। इंडेंजर्ड में कौन सी रखी गई, वो जातियां जिनकी संख्या बहुत क्रिटिकल लेवल पे है या बहुत कम है और वो कभी भी विलुप्त हो सकती हैं इस धरती से, तो उनको इसमें रखा जाता है। दूसरा बी नंबर पे देखते हैं, बी नंबर पे कौन रखा गया है, तो रखा गया है वल्नरेबल रखा गया है, इसको रखा गया, इसको वी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वी। इसमें स्पीसीज विच आर लाइकली टू मूव इनटू द इंडेंजर्ड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर इन द कैजुअल फैक्टर्स द कंटिन्यू ऑपरेटिंग। कहता है इसमें वो जातियां रखी गई हैं जो
कुछ कारकों के द्वारा अगर वो कारक वैसे बने रहे तो कुछ समय बाद वो जातियां इंडेंजर्ड की श्रेणी में आ जाएंगी, मतलब विलुप्त होने की कगार पे आ जाएंगी। उनको इसमें रखा गया, मतलब विलुप्त नहीं हुई हैं, मगर अगर वैसे ही कारक रहे, मान लेते हैं ऐसे जंगल काटे जा रहे हैं, मान लो ऐसे जंगल कटते रहे तो कुछ ऐसे जातियां जो जंगल में रहती हैं, जंगल नहीं मिलेगा तो विलुप्त हो जाएंगी, तो उनको हम वुल्नरेबल कैटेगरीज में रखते हैं। और सी नंबर पे किनको रखा गया है? रेयर को रखा गया है। इनमें आता है रेयर। रेयर ABCD में हमने बांटा है रेयर, इनको आर के नाम से जानते हैं। स्पीसीज विथ स्मॉल पॉपुलेशन, इसमें क्या होता है, इनकी जो जातियां होती हैं वो स्मॉल पॉपुलेशन होती है, यानी बहुत कम इनकी जनसंख्या होती है। इनकी जनसंख्या क्या होती है? बहुत कम होती है। दीज आर नॉट प्रेजेंट इन इंडेंजर्ड, मगर ये इंडेंजर्ड का मतलब समझ रहे हैं, ये विलुप्त होने की कगार पे नहीं है, मगर इनकी संख्या बहुत कम है, और अगर इन पे ज़्यादा छेड़छाड़ किया गया तो वो इस कैटेगरी में, बी वाली कैटेगरीज में पहुंच सकती हैं। नंबर नेक्स्ट देखते हैं डी नंबर पे, इनको बोलते हैं थ्रेटेंड। क्या बोलते हैं? थ्रेटेंड। थ्रेटेंड में कौन रखे गए? इनको हम टी से प्रदर्शित करते हैं। स्पीसीज विच आर in one of the categories endangered, vulnerable and rare, but sufficient information is not available to say which of these थ्री कैटेगरीज इज मोर अप्रोप्रिएट। अर्थात कहता है इसमें क्या है, इंडेंजर्ड, वनरेबल, रेयर ऐसी स्थितियां नहीं होती हैं, मगर हमें इनका सही सही डाटा मालूम नहीं होता है कि ये मतलब हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, तो इस तरह इनका हमें पूरा डाटा मालूम नहीं होता, उनको इस श्रेणी में रखते हैं। और नेक्स्ट आता है ई नंबर पे आउट ऑफ डेंजर। आउट ऑफ डेंजर ये क्या होते हैं? ये जो चारों कैटेगरीज हैं उनसे ये इफेक्टेड नहीं होती हैं, और ये मतलब फली फूली पूरी तरह से रहती हैं, तो ये इनका डाटा था। तो अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा था तो हमारा आंसर ये सही है, PGT बायोलॉजी 2004 में बना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह जंतु सुरक्षा सुनिश्चित करता है, ये तो बिल्कुल सही है। ग्रेजिंग प्रोहिबिटेड रहती, सही है। हंटिंग प्रोहिबिट, सही है। फ्लोरा एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट कैन बी यूटिलाइज, यहाँ जंतुओं तथा अन्य उत्पादों का उपयोग को बढ़ावा मिलता है, ये गलत है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? डी नंबर। यहाँ कहता है बढ़ावा मिलता है, जबकि बढ़ावा नहीं, रोक होती है जिससे वो नष्ट ना हो, तो ये वाला सही। ये PGT बायोलॉजी 2003 में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिएगा क्वेश्चन, आप जितने भी हमारे मित्र हैं वो क्वेश्चन जरूर देखें, कितने क्वेश्चन बने हैं और कितना महत्वपूर्ण है। जो एग्ज़ाम में आप चीज़ें करते क्या है, आपको लगता है ये चीज़ तो बिल्कुल हल्की है और इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ये वाला सिर्फ कठिन है, तो वहीं आप लोग गलतियाँ कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द टोटल एनर्जी फिक्स्ड बाय ए ग्रीन प्लांट। एक ग्रीन प्लांट है, हरा पौधा है, मान लेते हैं ये हमारा एक हरा प्लांट है, इसकी बात कर रहा है, ये एक प्लांट है, ठीक है। इकोसिस्टम ऑन द होल इज कॉल्ड, वो मतलब टोटल एनर्जी जो वो फिक्स करता है, मान लेते हैं सूर्य से इसको ऊर्जा मिली और इसको जिसने फिक्स किया टोटल ऊर्जा को, अभी खर्च नहीं किया है, सिर्फ फिक्स किया है, तो उसे ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, इस पर भी चर्चा कर देते हैं। उसने जितना स्टोर किया उसमें से कुछ उसने रेस्पिरेशन आदि में खर्च कर दिया। किस में खर्च कर दिया? रेस्पिरेशन, श्वसन कर लिया। श्वसन किया तो इसका मतलब ऊर्जा खर्च हुई, जो मतलब इसे मान लेते हैं 1,000 रुपए कमाए थे या 100 रुपए स्टोर किए थे, उसने श्वसन में मान लेते हैं 20 रुपए खर्च कर दिए, कितना बचा? 80 रुपए। तो यही जो 80% रुपए क्या परसेंट कर लेंगे, 80% जो ऊर्जा बची वो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाती है। दोनों में अंतर समझना। जो टोटल उसने फिक्स किया उसमें अभी उसने खर्च बिल्कुल भी नहीं किया, तो वो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाता है। जब उसने उसमें से श्वसन के दौरान कुछ खर्च किया तो उसे नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। PGT बायोलॉजी 2003 में क्वेश्चन सेम टू सेम बना है, देख लीजिएगा आप क्वेश्चन कितने थोक के भाव आ रहे हैं। द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश फॉर द कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ एज एंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेचर इन इंडिया। तो जब फर्स्ट की बात करते हैं इंडिया में तो वो कौन सा है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो भारत में पहले स्थापित किया गया था। तो इसी के बारे में
हमने आपको जानकारी दे दी, कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और जो काजीरंगा है, काजीरंगा कहाँ पाया जाता है? तो काजीरंगा असम में पाया जाता है, असम में पाया जाता है, और यहाँ एक सींग वाला गैंडा रहता है। पेरियर जो नेशनल पार्क है वो केरल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केरल में। यहाँ हाथी रहते हैं, ये ऐसे याद रख सकते हैं। केरल में देखिए हाथी सबसे ज़्यादा केरल में पाए जाते हैं, हाथी के महोत्सव केरल में होते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं। गिरी गिरी ये गिरी जो होता है ये गुजरात है, और गुजरात में क्या पाए जाते हैं? शेर, तो सबसे ज़्यादा शेर पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा डाटा आप अगर याद रखेंगे तो काफ़ी कुछ आपको दिक्कत नहीं होगी। और 2002 में पीजीटी में बनाए, लगातार आ रहे हैं, और इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इस सन में नहीं आए हैं। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ फेमस फॉर, काजीरंगा किसके लिए फेमस है? तो अभी हमने बताया था राइनासोर्स या गेंडों के लिए फेमस है। हाथियों के लिए कौन थी? पेरियर था। अभी हमने बताया था ना, हाथी के लिए कौन सी थी? तो पेरियर था। और जो काजीरंगा ही तो पूछा है, हाँ काजीरंगा ही पूछा है। और जो ये पेरियर हाथी के लिए हो गई, और मस्क डियर के लिए कौन सा होता है? तो मस्क डियर के लिए एक जो था वो था केदारनाथ। कौन है? केदारनाथ नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? उत्तरांचल में, वो इसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जूलॉजिकल गार्डन्स आर साइट्स ऑफ, जंतु उद्यान हैं। जंतु जो जूलॉजिकल गार्डन्स होते हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स का मतलब चिड़ियाघर समझ लीजिए। क्या होते हैं? चिड़ियाघर, ऐसे याद रखें चिड़ियाघर। चिड़ियाघर क्या होता है? नेचर से दूर, जहाँ वो जीव रहते हैं उनसे अलग हटाकर हम अपने आर्टिफिशियल नेचर में रखते हैं, आर्टिफिशियल नेचर में रखते हैं। आर्टिफिशियल नेचर का मतलब क्या हुआ कि उनके इन सीटू, इन सीटू का मतलब जहाँ वो रहते हैं वहाँ से हटा दिया, हम कहाँ ले आए? एक्स सीटू, उनके बाह्य वातावरण में ले आए, एक्स सीटू। तो ये क्या होगा? एक्स सीटू कंजर्वेशन होगा। क्या होगा? एक्स सीटू कंजर्वेशन होगा। तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको हम जानकारी दे दें कि आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं 299 की, वन टाइम मेंबरशिप है ये। 299 की वन टाइम जैसे ही मेंबरशिप लेंगे तो ये जो हमारे जितने भी ग्रुप हैं लगातार हम आपके साथ वहाँ मेहनत भी करते हैं। ये तो जो ये क्या है? अभी पीजीटी है, अभी परसों पीजीटी है, उसके बाद फोकस है जीआईसी पे, और जीआईसी के बाद आश्रम पद्धति लगा है 1 हफ्ते बाद, और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर लगा है। तो आपको पीजीटी का तो समय नहीं बचा है, मगर हाँ अगर अभी जब जुड़ते हैं तो पीजीटी का कुछ मटेरियल आप ज़रूर देख सकते हैं। क्योंकि आज जो हमारा डिस्कशन है वो हमने एम्फिऑक्सस आज रात्रि 9:45 पे 9:45 से 11:15 तक जो डिस्कशन होगा, एम्फिऑक्सस, हार्डमानिया और स्कैलियोडॉन, इसके अलावा पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नैक्स, इसके अलावा जो एम्फीबियंस पेरेंटल केयर जो सिलेबस में दिया है, ये आज हम पीजीटी के ये जो मुख्य टॉपिक हैं आज रात्रि में डिस्कशन होगा। तो अगर आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आज ही मेंबरशिप ले लें। आज रात्रि में चूँकि परसों एग्ज़ाम है तो उस टारगेट को लेके यहाँ डिस्कशन किया जाएगा। तो उसके बाद जीआईसी लगा हुआ 1 माह का समय है पूरा। अगर यहाँ जुड़ते हैं तो मैं दावा करता हूँ आपका प्री जरूर निकल जाएगा। और चूंकि जैसे ही 17 को एग्ज़ाम है, 18 तारीख को आपको जीएस का ग्रुप बना दिया गया है और जीएस के ग्रुप को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिससे जो जीआईसी और आश्रम पद्धति में जो जीएस आनी है आपकी वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। नोट्स डिस्कशन ग्रुप पे डेली डिस्कशन होता है, नोट्स ग्रुप पे आपको टीजीटी पीजीटी के सारे नोट्स मिल जाएंगे और प्रैक्टिस ग्रुप पर सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। दूसरा, आज हमारे एक मित्र हैं, अभी वो फर्स्ट रैंक थे। एक दिन हमने वीडियो में बताया था कि फर्स्ट रैंक आई है उनकी फिजिक्स में, फिजिक्स के चूँकि मित्र हैं तो फिजिक्स में आई है, फर्स्ट रैंक आई थी। तो वो शाहजहाँपुर में कॉलेज है कोई, तो वहाँ पोस्टिंग हुई थी, एसएस कॉलेज डिग्री कॉलेज में थे, फिर वो वहाँ हुई, सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट में थे। आज फिर उनका फ़ोन आया और आज उन्होंने बताया कि उनका जीआईसी का जीआईसी में हो गया, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में भी हो गया है, और आज ही रिज़ल्ट आया उसका, आज या कल आया था। तो अभी चूँकि फ़ोन अभी आया था तो उनका उसमें हो गया। तो हम आपसे इसलिए ये आप कहेंगे आप इनको क्यों बता रहे हैं, तो इसलिए बता रहे हैं कि जब आपकी तैयारी उस लेवल में पहुंच जाएगी कि जहां भी बायोलॉजी का एग्ज़ाम होगा आप देंगे और उसमें
सिलेक्शन फट से हो जाएगा। तो बस उस लेवल पर पहुंचाने के लिए आपको सालों की मेहनत चाहिए, और सालों की मेहनत आप ऐसे नहीं कर सकते अकेले, क्योंकि जब पढ़ने बैठेंगे नींद आएगी, कहीं आपको भूख लगेगी, कहीं कोई मित्र से बिजी होंगे। जब इस ग्रुप से जुड़ेंगे तो जो भी लोग जुड़े हैं, जब डेली ही वही पढ़ने की बात, वही प्रैक्टिस सेट, वही नोट्स और वही डिस्कशन बार बार घूम के सिलेबस पढ़ाया जाएगा, एक बार दिमाग में नहीं चढ़ेगा, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, एक स्थिति ऐसी आएगी कि चीज़ें समझ में आना शुरू ही हो जाएंगी। इसलिए तुरंत जुड़ें 299 की इतनी कम राशि में कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। जहाँ यहाँ जितना मैटर दिया जा रहा है 10,000 रुपये में भी इस तरह के आपको मैटर और इस तरह का डिस्कशन उपलब्ध नहीं हो सकता है, मगर हमारी जिद है कि हम आपका सिलेक्शन आपको करवा कर रहेंगे। तो जुड़ें और तुरंत उसका लाभ लें, क्योंकि इसके बाद LT लगी तो अभी आप जुड़ जाएंगे, और हम यहाँ 1 नवंबर तक ये सारे ग्रुप एक्टिव रहेंगे, तो कम से कम आपकी 50% चीज़ें तैयार हो जाएंगी। फिर नए ग्रुप बनाएंगे, छोटी सी फीस, इतनी ही फीस मेंबरशिप रखेंगे, फिर आप जुड़िएगा, फिर आपको LT तक ले चलेंगे, सिलेक्शन 100% दिलवा के आपको मानेंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड। भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना वनस्पतिक उद्यान है, तो वो कौन सा है? तो वो है सीपपुर का। कौन सा है? सीपपुर का। जो बोटेनिकल गार्डन है सबसे पुराना माना जाता है, कलकत्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फूड चेन विच बिगिंस विद द डेथ एंड ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। वो फूड चेन जो मृत जीवों से स्टार्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम डेर्टाइटस या अपरद खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अपरद खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। ये देखिए राजस्थान में भी क्वेश्चन बना है। सबसे फेवरेट टॉपिक है PGT का। द प्रोजेक्ट टाइगर वाज इनिशिएटेड। जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब इनिशिएट किया गया या उसकी शुरुआत कब की गई? तो अभी हमने आपको बताया था कि ये सबसे फेवरेट टॉपिक है, तो ये है 1973 में। 72 में वाइल्ड लाइफ जो वो बना था, एक्ट बना था 1972 में, और 73 में 1 अप्रैल कब बना था? 1 अप्रैल में ये 1973 में इसका गठन हुआ था, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 125 नंबर का, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following site is listed in UNESCO World Heritage Site? निम्नलिखित स्थलों में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर में सूचीबद्ध है? तो इसमें से कुछ नाम आपके लिए हमने रखे थे, और जिससे आपको चीज़ें कंफर्म हो जाए। ज़्यादा हाउच पाउच हो गया भाई इसमें। ये थे कुछ साइटें थी, तो इनका हम नाम बताने के लिए इसको रखा था। केवला देव है, काजीरंगा है, मानस है, सुंदरवन है, नंदा देवी है। ये कुछ ऐसी हैं जिनको हमने उसमें रखा गया है, किसमें? विश्व धरोहर में, यूनेस्को के विश्व धरोहर में इनको रखा गया है। तो ये हमने आपको वो सारे नाम बता दिए हैं। तो यहाँ चूँकि क्या सही होगा, तो यहाँ केवला देव है। कौन है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। फिर से सुनिएगा, इसको फिर याद करिएगा, क्वेश्चन फंसाएगा आपको फ्यूचर इन फ्यूचर। क्वेश्चन क्या फंसा रहा है? थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। ये कौन सा है? केवला देव, अभी केवला देव देखा। उसके बाद काजीरंगा है, काजीरंगा असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदरवन है, नंदा देवी है। फिर से केवला देव, काजीरंगा, मानस, सुंदरवन, नंदा, इनको याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन फंसेगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो फंसेगा 100%। तो यहाँ चूंकि केवला देव दिया है, तो हमने केवला देव को बिल्कुल सही कर दिया। और केवला देव के बाद कौन सा आएगा? काजीरंगा, काजीरंगा के बाद कौन सा आएगा? मानस, मानस के बाद सुंदरवन, और नेक्स्ट आएगा नंदा देवी। ट्रिक व्रिक किसकी बना के याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये फंसा सकता है। काजीरंगा, मानस, सुंदरवन, नंदा देवी, हम 4-5 बार आप दोहरा लेंगे तो याद हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।